Children, today I am going to start new chapter in science, chapter 16. Name of the chapter is Earth is ours, let us protect it. Interaction between living and non-living. You have studied various aspects of natural resources in your earlier classes. As you know, a living organism cannot live by itself but needs an environment. Organisms interact among themselves and also with non-living things in the environment. The living organisms are called biotic factors, whereas the non-living surroundings are called abiotic factors. So it is very important to know about biotic factors and abiotic factors in detail. आपने पिछली क्लासेस में हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा होगा। आप सब जब भी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से नहीं रह सकते बल्कि उनके रहने के लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ये ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरनमेंट में होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनके साथ भी इनका संबंध होता है। ओके, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स और जो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल द माइक्रोब्स। Abiotic factors include non-living surroundings like air, water, land, temperature, humidity, etc. As you know, we need the harmonious association of living and non-living surroundings, so it is our duty to protect our environment. In the beginning, man lived in complete harmony with the nature, which included both biotic and abiotic factors. बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और सारे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ऐसे जीव जंतु को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। ए बायोटिक फैक्टर्स में सारे सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ें आती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जैसा कि हम जानते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के बीच में सामंजस्यपूर्ण एक एसोसिएशन होता है, मतलब वो एक दूसरे के साथ में उनका सामंजस्यपूर्ण मिलना होता है, ठीक है, कनेक्शन होता है। तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। बिगनिंग में मैन जो था वो एकदम हार्मनी में रहता था, मतलब मैन जो था पहले बहुत एक दूसरे के साथ में हेल्प करके एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठा करके रहते थे, नेचर के साथ में और एक दूसरे के साथ में। पहले जब मैन था वो जो था सामंजस्य बैठा के रहता था, जिसमें दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते थे। मतलब बिगनिंग में मैन जो था वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बना के रहता था। फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स टू हंट द एनिमल्स. He also learned to make use of fire and then wheel, etc. As man is the most intelligent animal, step by step he gained knowledge in all the fields. His nomadic life ended and he became a food producer. He started making his own shelter and started domestication of animals. As his needs increased due to the growing population, he started to exploit nature, which is the supporter of life. As the years went by, man became more and more advanced in every field and ruthlessly started exploiting nature to satisfy his fast growing needs. धीरे धीरे आदमी ने अपने आप से रूल्स बनाया और इम्प्लीमेंट्स करना शुरू कर दिया। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब रूल्स को बना करके फॉलो करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एनिमल्स को हंट करने के लिए टूल्स भी बना लिया, मतलब जानवरों के शिकार के लिए टूल्स बनाए, और उसने फायर का यूज़ किया और फिर व्हील बनाया। जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी इंटेलिजेंट होता गया वैसे जैसे जैसे उसको नॉलेज मिलती गई हर फील्ड्स में, वैसे वैसे वो जानवर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता गया। ओके, इसकी जो घूमने वाली जो आदत थी, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ये हमेशा घूमते रहते थे फूड के लिए, ये एंड हो गया और वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, मतलब वो फूड उगाने लग गया। वो अपना शेल्टर मीन्स अपने रहने की जगह खुद बनाने लगा और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगा, मतलब पालतू बनाने लगे एनिमल्स को। जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने क्या किया, नेचर को शोषण करना लगा, नेचर का शोषण करने लगा।
जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टर है हमारे लाइफ का। नेचर क्या है, वो हमारी लाइफ को बहुत तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमारी लाइफ को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं नेचर। और आदमी ने धीरे धीरे नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, मतलब नेचर का क्या किया, शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए आदमी और से ज़्यादा एडवांस होता गया हर फील्ड में, और फिर उसने बेरहमी से नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। ड्यू टू द एडवांसमेंट इन हिज नॉलेज द मैन स्टार्टेड कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर मेकिंग पेपर एंड फॉर एग्रीकल्चर। नॉलेज के एडवांसमेंट के साथ साथ जैसे जैसे इसके नॉलेज में प्रगति होती गई मैन के, वैसे वैसे उसने फॉरेस्ट काटने शुरू किए। किस लिए फॉरेस्ट काटने शुरू किए, पेड़ों को काटना शुरू किया, बिल्डिंग्स और पेपर बनाने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल्स एट द रेट एट विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज अलार्मिंग। इफ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट नेचर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सून नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कटिंग डाउन होने लगा फॉरेस्ट का, मीन्स जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते चले गए वैसे वैसे एनिमल्स और प्लांट्स की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे गिरती चली गई, और हमारे लिए वो क्या हो गया, अलार्मिंग हो गया, मतलब हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया। ठीक है, क्या हुआ, एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो विलुप्त होने लगे धीरे धीरे। अगर हम इसी तरह से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते रहेंगे, प्रकृति को अगर हम इसी तरह से प्रकृति का शोषण करते रहेंगे बिना किसी भेदभाव के, तब तुरंत ही हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। In earlier classes you have learned the importance of plants and animals. We may get many things from plants like oxygen, food, shade, oil, perfumes, timber, rubber, medicine, spices, etc. Most of all, they reduce global warming by using up carbon dioxide in photosynthesis. हमारी पिछली क्लासेस में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन, फूड, शेड मीन्स छाँव, ऑयल्स, परफ्यूम, टिम्बर, लकड़ी, रबर, मेडिसिन्स और मसाले एक्सेट्रा। और ऑक्सीजन क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसी तरह से ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है धीरे धीरे उसकी जो परसेंटेज है उसको धीरे धीरे प्लांट्स कम करते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं प्लांट्स, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वी मे ऑल्सो गेट मैनी थिंग फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नोइंग अबाउट द मेनी बेनिफिट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाई डू वी डिस्ट्रॉय दैम, वाई कांट वी प्रोटेक्ट दैम टू हैव हार्मोनियस लाइफ वंस अगेन? Because of man's foolishness, the nature which was in perfect balance is gradually becoming imbalanced. Today, many plants and animals are endangered. Some are extinct and some are listed as endangered species. We all know it is very easy to save them. Why not now? Why wait till some more species become extinct? All this imbalance that is taking place on the earth is mainly due to pollution. हमें एनिमल्स और प्लांट्स के बेनिफिट्स, मतलब उनके जो भी फ़ायदे हैं उनके बारे में पता है, उसके बावजूद हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम क्यों नहीं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और फिर से एक बार सामंजस्यपूर्ण ज़िंदगी शुरू करते हैं? आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से हमारा जो नेचर है उसमें बैलेंस धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है, और संतुलन मतलब गड़बड़ा रहा है, धीरे धीरे असंतुलित हो रहा है नेचर। ठीक है, आज बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वे खतरे में हैं, और कुछ तो विलुप्त हो गए हैं और कुछ को खतरे में डाल दिया गया, मतलब कुछ स्पीशीज़ जो होती, कुछ जातियाँ जो होती हैं वे विलुप्त होने के कगार पे हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम इसको सेव कर सकते हैं, मतलब हम नेचर को बचा सकते हैं, पर हम क्यों नहीं अब बचाते हैं? क्यों हम वेट करें कि और भी जातियाँ हमारी विलुप्त हो जाएं? विलुप्त होने से पहले हमें नेचर को बचाना चाहिए। और असंतुलन जो हमारे नेचर में हो रहा है उससे हमें, वो कैसे होता है, ज़्यादातर वो पोल्यूशन से होता है। अर्थ में जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उससे हमारी प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।